नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ बिल पर। आज पहली बैठक होगी संशोधन बिल पर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यह बैठक विवादित पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। 8 अगस्त को कोलकाता में जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद 8 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पेश किया गया था। हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पर आज पहली बैठक होने जा रही है। संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक, विवादित पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। इस बिल के तहत कई सारे वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस बिल को पेश किया गया था। हालांकि मतभेद होने के कारण इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का निर्णय लिया गया था। इस बिल में संशोधन करने के लिए आज वक्फ बिल पर पहली बैठक आयोजित होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से वक्फ बिल में संशोधन के लिए आज पहली बैठक का आयोजन, कितने बजे बैठक शुरू होगी? देखिए, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया था लोकसभा में, इसको लेकर काफी हंगामा मचा था और कहीं न कहीं जो है जो लगातार हो हल्ला के चलते शायद ने जेसीपी का गठन किया था। वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समिति ने पहले दिन अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारियों को तलब किया इस मामले में। और बता दें कि इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि जिस तरह से जो संशोधन बिल लाने की बात कही थी वक्फ बोर्ड में, और साथ ही साथ यह भी बड़ा आरोप लगाया गया था कि मुस्लिमों की जो जमीन है, ट्रस्ट की जमीन, उसे सरकार हड़पना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में बड़ा हमला बोला था और कहा बीजेपी पर कई वार किए थे। तो इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जेसीपी का गठन किया गया था। और इसमें जो बैठक होगी आज, इसमें वक्फ कानून संशोधन के तहत चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ अधिकारियों से भी इसका जवाब मांगा जाएगा कि आखिर जिस तरह से जो सियासी तूफान मचा है, जिस तरह से वक्फ बिल लाया गया था 8 अगस्त को, तो उसमें यही था मोहम्मद आसिफ कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उन्हें एक तरह से कंट्रोल किया जाए। ऐसे में इस बिल को लेकर काफी ज्यादा संसद में हमने देखा था हंगामा भी हुआ, जिसके बाद जेपीसी को यह बिल सौंप दिया गया। अब ऐसे में आज इस बिल में संशोधन करने को लेकर यह पहली बैठक का आयोजन, जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में क्या कुछ संभव, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा? देखिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल लाने की बात कही गई थी, आज जिस तरह से जो पहली बैठक है जेसीपी की, जिसमें जगदम्बिका पाल अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ विपक्ष के भी कई सांसद इसमें शामिल किए गए हैं। जेसीपी का जो गठन किया गया था और कहीं न कहीं इस कानून को अटकाया और लटकाया भी गया था। तो इसको देखते हुए आज जो जेसीपी की बैठक होगी, इसमें जो विरोध के जो स्वर से उस संबंध में चर्चा होगी और साथ ही साथ जो बड़ा आरोप लगाया गया था कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की बीजेपी की नई चाल है, इस पर भी जो चर्चा होगी, आपसी सहमति बनेगी और जेसीपी की रिपोर्ट एक तैयार होगी। इसके तहत ही वक्फ बोर्ड संशोधन। कितना समय दिया गया है मोहम्मद आसिफ ये रिपोर्ट तैयार करने में? देखिए, जिस तरह से जो शुरुआती दौर में जेसीपी का जो गठन किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जल्द से जल्द इस पर मंथन किया जाए। इसमें विपक्षी दलों को भी शामिल किया गया था और साथ ही साथ यह कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार की जाए, क्योंकि लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया था। राज्यसभा में काफी शोर शराबे के चलते इस बिल को लेकर जिस तरह से जेसीपी का गठन किया गया था और यह कहा गया था कि इसमें सभी दलों के सांसदों की एक रायशुमारी की जाए और उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी। तो आज जिस तरह से जो चर्चा होनी है, इसके बाद भी नया निर्णय लिया जाएगा कि वक्फ बोर्ड बिल
जो नया है उसे लागू किया जाए या न किया जाए, या इसे अभी ठंडे बस्ते में डाला जाए। आज जिस तरह से जो आम बैठक होनी है, इसमें तमाम कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर निर्णय आज लिया जा सकता है। बिल्कुल, यानी वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी की आज पहली बैठक। हालांकि बैठक के बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली है। यूपी में 13 आईएएस के तबादले हुए हैं। 4 जिलों के सीडीओ समेत 13 आईएएस के तबादले हुए हैं। प्रतीक्षारत अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चली है। यूपी में 13 आईएएस के तबादले हुए हैं। इस दौरान 4 जिलों के सीडीओ को भी बदला गया है। यूपी में 13 आईएएस के तबादले, 4 जिलों के सीडीओ समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। प्रतीक्षारत अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ये लिस्ट आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, 13 आईएएस अफसरों के तबादले इस दौरान हो गए हैं। जी बिल्कुल लिया, योगी सरकार लगातार आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले कर रही है। और जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले यह तबादला किया जा रहा है। हालांकि जिस योगी सरकार के आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले पर खासकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा सवाल भी खड़ा किया था और यह आरोप लगाया था कि सपा कहीं न कहीं अपने अधिकारियों को सेट कर रही है और लोकसभा उपचुनाव, माफ कीजिएगा, उपचुनाव जो है, जो 10 सीटों पर होने हैं, उसको प्रशासन के बल पर जीतना चाहती है। हालांकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और उन्होंने जनता की समस्याओं से संबंधित कई डाटा इकट्ठा किया था। और इसके बाद जब परिणाम आया और फुर्सत में आए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने ताबड़तोड़ कई बैठकें की अपने मातहतों के साथ। जिस तरह से आईपीएस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आईएएस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की यह मंशा है कि जो शासन की मंशा उसे बिल्कुल, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा, उसकी एक वजह प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के बीच जो तालमेल नहीं था उसे भी माना जा रहा था। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए जिस तरह से तबादले किए गए, जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अधिकारियों पर जो रवैया रहा, इससे कहीं न कहीं आम जनता भी नाराज रही। और साथ ही साथ जो खास बात यह भी रही कि जो बीजेपी की कार्यकर्ता और संगठन के लोग भी लगातार सवाल खड़े करते रहे अधिकारियों की कार्यशैली पर। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद समेत कई ऐसे दिग्गज नेताओं ने सवाल खड़े किए थे कि अफसर उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं। और जिस तरह से 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसके पहले अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो आरोप लगते थे उसे कहीं न कहीं दूर करने के लिए आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। और देर रात जिस तरह से 13 आईएएस अफसरों के जो तबादले किए हैं, यह काफी अहम माने जा रहे हैं। एक साथ एक बड़ी खेप कहा जा सकता है कि अफसरों को इधर से उधर किया गया है। और वहीं अगर बात करें तो इन अफसरों में, आईएएस अफसरों में पांडियन जो लखनऊ लौट आए, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कानपुर का डायरेक्टर बनाया गया है। और वहीं स्टेट जीएसटी की पूर्व कमिश्नर मिनिस्टर भी अवकाश से लौट आई है और उन्हें वित्त विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा घर की बात करें तो उन्हें नोएडा से वापस बुलाकर नियुक्त विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। अनीता यादव को आगरा विकास प्राधिकरण से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने
जिन आईएएस अफसरों के तबादले किए उसमें कईयों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, कई सारे अधिकारियों को यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद आसिफ, साथ ही जिन 4 जिलों के सीडीओ को बदला गया है वो कौन कौन से जिले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें सीडीओ के तबादले की तो इसमें जो है जो तबादले हैं उसमें 4 जिले हैं। हालांकि अलीगढ़, प्रतापगढ़ और गोंडा के सीडीओ का तबादला किया गया है। इनके बारे में यह कहा जा रहा था कि यह कहीं न कहीं जो है बिल्कुल, यानी उपचुनाव की हलचल के बीच बड़े प्रशासनिक फेरबदल यूपी में देखने को मिला, जिसमें 13 आईएएस अफसरों को उनके तबादले कर दिए गए हैं। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर कन्नौज से है, जहां 4 छात्राओं के अपहरण की सूचना ने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया। बता दें कि पुलिस को 4 छात्राओं के अपहरण की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में अपहरण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। बता दें कि सदर के लुधपुरी की 4 नन्ही छात्राओं ने अपने अपहरण की बात कही थी। बच्चियों ने अपहरणकर्ताओं पर कबाड़ की दुकान में कैद करने का भी आरोप लगाया, लेकिन पुलिस को कोई साक्ष्य या कोई सबूत इस दौरान नहीं मिले। 4 छात्राओं के अपहरण की सूचना से जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कन्नौज से पूरी खबर, जहां 4 छात्राओं के अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस ने जब छानबीन की, जब जांच की, तो पता चला कि उस मामले से संबंधित कोई भी सबूत पुलिस जुटा नहीं पाई। एक टेम्पो में 4 बच्चियों को जो है बैठाकर 3 लोग अज्ञात लोग जो है ले आए, और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जो है कचहरी के सामने जो है एक जावेद असलम की कबाड़ी की दुकान है, इसमें लाके उनको बंधक बनाया गया। यहाँ पे वो बच्चियाँ जो है छुड़ाकर उनसे भागी। ऐसा तथ्य जो है मीडिया में और अन्य सोशल मीडिया पे प्रसारित हुआ। तत्काल इसकी सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई कोतवाली कन्नौज की, और इसमें सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें बच्चे जो है सराय मीरा तिरवा क्रॉसिंग की तरफ से स्वयं चलते हुए आ रहे हैं। इस दुकान पे बच्चों के न आने के पूरे साक्ष्य पाए गए हैं। ये यहाँ पे नहीं आए हैं, सीसीटीवी कैमरे में सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये बच्चे तिरवा क्रॉसिंग की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही साथ बालापीर से किसी भी ऑटो में बैठने के भी साक्ष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें आगे भी जाँच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से इस मतलब दुकान का नाम प्रकाश में आया कि यहाँ पे बच्चों को कैद किया गया था। आगे भी जांच की जा रही है। शीघ्र ही पूरे प्रकरण में जो भी कॉन्स्पिरेसी होगी अगर किसी प्रकार की, उसका जो है अनावरण करके कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अयोध्या से है, जहां कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताते हुए सीओ सिटी को एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि इस विरोध में नन्हे मुन्ने बच्चों के अलावा चिकित्सक, शिक्षक और समाजसेवी क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल हुए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर इमरा खान ने सरकार से अपील की और कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत में इस मामले की सुनवाई हो, जो दोषी है उन्हें फांसी दी जाए, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो। घटना जो है, जो हमारे देश में रेप्स हो रहे हैं और रेप आज कुछ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब रेप ना कहें तो उसको रेप करना पड़ा कि एक हो तो उसके लिए हम कुछ कहें तो कुछ आप खुद ही देखते हैं, आप मीडिया हमसे बेहतर देखते हैं कि किस तादाद में रेप बढ़ते चले जा रहे हैं देश में। और एक तरह से ये जो रेप, जितने भी रेपिस्ट हैं, ये एक तरह के हमारे देश के अंदर एक गंदगी तरह के, हम लोग जिस तरह से अपने घर में गंदगी नहीं बर्दाश्त कर पाते, उस तरह से ये हमारे देश की गंदगी है। सरकार से यही गुजारिश है कि जिनके ऊपर दोष साबित हो जाता है, किसी निर्दोष को नहीं, जिनके ऊपर दोष साबित हो जाता है, उनको घर की गंदगी और देश की गंदगी समझ के तुरंत का तुरंत हटाया जाए। उनके कठोर से कठोर सजा और कम से कम फांसी की सजा दी जाए, ताकि दूसरा ये रेप करते हुए 1000 बार सोचे कि उसको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस पर बहुत कठोर कदम उठाएं, ताकि ये बढ़ती हुई वारदात कम हो और हमारी बहन, बेटियां, बच्चियां सड़क पे चलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां बिजनौर में धामपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 मुर्गा
व्यापारियों में ग्राहक को लेकर जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि यह पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाने क्षेत्र का है। धामपुर स्थित पहाड़ी दरवाजा की घटना है। इसमें ग्राहक को बेचने के लिए मुर्गे के मीट के रेट को लेकर दो दुकानदारों में मारपीट हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की तलाश हेतु प्रयास जारी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर एक्शन लिया है। अस्पताल के 3 अधिकारियों को हटाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारियों पर एक्शन लिया है और अस्पताल के 3 अधिकारियों को हटाया गया है। 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिला था। महिला के साथ रेप और फिर मर्डर किया गया, जिसके बाद से देश भर में डॉक्टर्स देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने भी अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर यहां पर एक्शन लेते हुए अस्पताल के 3 अधिकारियों को हटाया गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद से ही ममता बनर्जी सरकार और पुलिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस दोनों ही लोगों के निशाने पर थे। कई तरह के सवाल कार्य प्रणाली और कार्यशैली को लेकर उठ रहे थे। वहीं अब यहां पर बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। अस्पताल के 3 अधिकारियों को हटाया गया है। बंगाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधिकारियों पर सख्त एक्शन यहां पर लिया गया है। अस्पताल के 3 अधिकारियों को उनकी पोस्ट से, उनके पद से हटा दिया गया है। नौ अगस्त को जिस तरह से एक महिला डॉक्टर का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मिला था, उसके बाद से ही देश भर में इस पूरी घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सख्त एक्शन की लोग मांग कर रहे थे। अब यहां पर पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को हटा दिया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच सुनवाई करेगा। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो प्रयागराज की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की फिर से मांग की गई है। इस दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है, जिसके तहत प्रयागराज की ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है।
ज्ञानवापी परिसर में जो वजू खाना मौजूद है उसमें कई ऐसे साक्ष्य बरामद हुए थे जिससे लग रहा था कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था। ऐसे में एएसआई सर्वे कराने की बार बार मांग यहां पर की जा रही है। इसी संबंध में एक याचिका भी हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। इसको देखते हुए आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ की कर लेते हैं। सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट बेंच से बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट में आज संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। संजय सिंह की तरफ से वकील सतीश मिश्रा पेश हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में अब सांसद संजय सिंह को सरेंडर नहीं करना होगा। इससे पहले हालांकि उनको सरेंडर करने के आदेश यहां पर दिए गए थे। सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट बेंच से बड़ी राहत मिलते हुए सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर फिलहाल यहां पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट में आज संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। संजय सिंह की तरफ से वकील सतीश मिश्रा पेश हुए थे। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट द्वारा बेल दे दी गई थी। सांसद संजय सिंह को इस दौरान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट के सरेंडर करने के आदेश पर फिलहाल रोक यहां पर हाईकोर्ट ने लगा दी है। हाईकोर्ट में आज संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी। संजय सिंह की तरफ से वकील सतीश मिश्रा हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।